आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के एक नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है पावर। तो जब हम बात करते हैं पावर की, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एक सिंपल लैंग्वेज में पावर का मतलब क्या होता है। तो पावर जो है, यहाँ पर डिबेट इस चीज़ का होता है सबसे पहले कि ये आती कहाँ से है। दूसरा डिबेट यहाँ पर ये होता है, जो थिंकर्स पूछते हैं, जिनको हम अभी देखेंगे भी, कि कई थिंकर्स जो हैं वो कहते हैं कि पावर आती है खास करके वेल्थ से। कई थिंकर्स कहते हैं पावर आती है रिसोर्सेज और वेल्थ से, ओनरशिप ऑफ फैक्ट्री से। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की। दूसरे लोग जो है वो कहते हैं कि भाई पावर आती है फॉर दैट मैटर रूल्स और सिस्टम से। तो रूल बनाना, सिस्टम बनाना, इंस्टीट्यूशंस बनाना, इनसे पावर आती है। तो यहाँ पर ये चर्चा जो है इसको वेबर ने आगे बढ़ाया। सिमिलरली कुछ थिंकर्स का मानना है कि पावर आती है आइडियाज और बिलीफ से। और ये जो प्रकार के थिंकर्स थे, ये ग्राम्सकी के थॉट प्रोसेस वाले लोग थे। सिमिलरली कुछ थिंकर्स का मानना ये भी है कि पावर जो है वो हमारी डेली लाइफ से आती है। और डेली लाइफ में वो कहते हैं कि हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, पावर यहाँ से आती है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये जो थॉट प्रोसेस है ये फोकल्ट ने दिया था। तो ये जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है, इस नज़रिए से पहली बात तो पावर को यहाँ पर देखा गया। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि पावर जो है वो कोई सिंगुलर फिनोमिना नहीं है। सिंगुलर फिनोमिना नहीं है का मतलब ये है कि वो एक रिलेशनल इफेक्ट है। रिलेशनल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि पावर इज ऑलवेज सीन इन रिलेशन टू समबडी, इन रिलेशन टू समथिंग। पहली बात। तो दूसरी बात, यहाँ पर पावर के, हमने जो अभी पिछले पॉइंट में भी देखा कि मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स हैं। मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स में अलग अलग सोर्सेज के थ्रू पावर को ट्रेस किया गया है। मार्क्स अगर मान लीजिए मटेरियल वेल्थ को लेके बात कर रहा है, तो वेबर इंस्टीट्यूशन को लेके बात कर रहा है, ग्राम्स की आइडियाज को लेके बात कर रहा है। सिमिलरली फॉर दैट मैटर फोकल्ट जो है वो बोल रहा है कि इट इज इन आवर डेली लाइफ, हाउ वी बिहेव, हाउ वी थिंक, हाउ वी स्पीक एटसेट्रा। तो ये चीज़ है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें पार्थ चैटर्जी की, जो एक पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है, जिनके बारे में हम लोग कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो पार्थ चैटर्जी ये कहते हैं कि भाई पावर जो है आज की डेट में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो वो कहीं ना कहीं एसिमेट्रिक सिचुएशंस में देखनी चाहिए। एसिमेट्रिक सिचुएशंस का मतलब ये है कि वो कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उन मार्जिनलाइज्ड लोगों को पावर कैसे मिल रही है, हमें उसके बारे में फोकस करना चाहिए। दैट वाज हिज ओपिनियन एंड हिज व्यू एज सच। तो एनीवे हम लोग इन सारी चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ वेरी क्लियर है कि जब हम बात करते हैं पावर की, तो पावर होती है एक सिंपल लैंग्वेज में एक अबिलिटी। अबिलिटी किस चीज़ की? टू मेक अदर्स डू वॉट यू वॉन्ट इवन इफ दे डोंट वॉन्ट टू डू इट। इस नज़रिए से हम पावर को पहली बात तो डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे लोगों से हम करवाना चाहते हैं कोई एक्टिविटी जो अदरवाइज वो लोग नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल में अगर आप देखो, अगर एक टीचर है, मैं हूँ यहाँ पर, और मैं आपको यहाँ पर एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, और मैं असाइनमेंट देके आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई इस असाइनमेंट को आपको सॉल्व करना है। आप सिंपल लाइफ में ये असाइनमेंट अदरवाइज सॉल्व नहीं करोगे, पर क्योंकि आपको टीचर ने ये असाइनमेंट करवाने के लिए बोला है, मैंने आपको ये एग्जांपल यहाँ पर दिया इसलिए कि अगर मैं आपको कोई टास्क दूं करने का, जैसे मैंने आपको टास्क दिया है कि रोज क्लास के बाद आपको जिस्ट बनानी है, तो अगर आप जिस्ट बनाओगे और आप बना रहे हो, एंड आई एम श्योर जो आप यहाँ पर रोज सुन रहे हो वो बना भी रहे हैं, तो ये जो चीज़ है इसमें हो क्या रहा है, मैं आपके ऊपर एक पावर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि वी आर ट्राइंग टू यूज पावर ओवर यू। सो पावर जो है वो किसी भी तरीके से आ सकती है। वो पैसे से भी आ सकती है, पोजीशन से भी आ सकती है, नॉलेज से भी आ सकती है, फोर्स से भी आ सकती है, लव से भी आ सकती है, और रिस्पेक्ट से भी आ सकती है।
आप जो पावर यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हो मेरे केस में कि जिस्ट बनानी है, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए गाइड किया जा रहा है, मिसगाइड तो नहीं कर रहे। तो आपको क्योंकि ये चीज़ पता है कि यहाँ पर हमें एक चीज़ मिल रही है जिससे कि कल को हमारा करियर बनेगा, तो आप उस चीज़ के पर्पज से इसको कर रहे हो यहाँ। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है। तो पावर हमेशा जो है, इसको पहली बात तो याद रखिएगा इस एग्जाम्पल के बाद भी, कि वायलेंट या हार्श वे से नहीं देखते सिर्फ। वायलेंट और हार्श वे से पावर नहीं देखी जाती। पावर यहाँ पर ये पोजीशन, नॉलेज, लव, रिस्पेक्ट से भी देखी जाती है। तो दीज आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ पावर। ठीक है। तो पावर को डोंट लुक एट इट ओनली इन द नेगेटिव सेंस, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर एज सच। अब सबसे बड़ी बात, जब हम कहते हैं पावर के बारे में, तो यहाँ पर कुछ ऐसे एक थिंकर्स हैं जो पॉजिटिविस्टिक अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं। वो पॉजिटिविस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है? पॉजिटिविस्ट अंडरस्टैंडिंग देते हैं मिशेल फोको और स्टीवन लुकास। तो ये मिशेल फोको और स्टीवन लुकास क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई पावर जो है वो एक सटल वे में ऑपरेट करती है, जिसमें वो कहते हैं कि एजेंडा सेटिंग का काम करना, डिस्कोर्स को कंट्रोल करना, नरेटिव को कंट्रोल करना, यानी कि जिसको हम कहते हैं लोगों के प्रेफरेंसेस को शेप करना, ये भी एक फॉर्म ऑफ पावर होती है। आपने इंस्टाग्राम खोला, वहां पर एक कन्या आ गई, कन्या मुंह पे जो है क्रीमें मल रही है, क्रीमें मल मल के दिखा रही है कि देखो मेरा बदसूरत चेहरा कितना खूबसूरत हो गया क्रीमें लगा के। आप प्रभावित हो गए, आपने कहा ये क्रीम हम भी लगाएंगे, कल को हो सकता है हम भी प्रीति जिंटा बन जाए। आपने ये क्रीम जो है प्रभावित होकर मंगा ली। तो इसको फोकल्ट और स्टीवन लुक्स क्या कहेंगे कि आपकी प्रेफरेंस को शेप कर दिया। आपने यूट्यूब खोला, वहां पर एक सस्ता सा फूड ब्लॉगर जो था, उसने आपको दिखाया कि 170 रुपये में अनलिमिटेड खाना। आप वैसे ही वैशी जानवर थे, आप उस जगह पे पहुंच गए, आपने 170 रुपये देकर जो है 17,000 रुपये का खाना खा लिया। आपने अपने अंदर का जानवर उस दुकान पे दिखा दिया। ये क्या था? शेपिंग ऑफ द प्रेफरेंस। आपका एजेंडा सेट हो गया कि भाई 170 रुपये में मैं ठगूंगा दुकान को जाके। तो यहाँ पर फोकोल्ड और लुक्स क्या बोल रहे हैं, इस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि पावर को हमें मल्टीपल तरीकों से यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। ये चीज हम यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखो तो रॉबर्ट डाल की अगर हम बात करें, रॉबर्ट डाल इस तरीके से नहीं देखता। वो कहता है कि पावर जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल डायरेक्ट होती है और स्ट्रांग होती है। डायरेक्ट और स्ट्रांग का मतलब ये है कि भाई पावर जो है ये इनविजिबल तरीकों से नहीं चलती, इनविजिबल तरीकों से नहीं चलती, डायरेक्ट है, स्ट्रांग है। इस पॉइंट को अगर किसी और ने एस्टेब्लिश करके और थोड़ी सी चर्चा करी तो उसका नाम था फ्रेडरिक नीश। तो फ्रेडरिक नीश ने क्या बोला? उसने कहा कि भाई पावर जो है वो सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने की चीज नहीं होती है, बल्कि पावर वो कहता है कि मेरे मुताबिक जो है किसी दूसरे को अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की पावर भी होती है, अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने की पावर भी होती है। इसको उसने कहा था विल टू पावर। विल टू पावर का मतलब ये है कि एक ऐसा डीप डिजायर जो ह्यूमंस को मदद करेगा ग्रो करने में, जो ह्यूमंस को मदद करेगा उनको अपने प्रेफरेंसेस को डोमिनेट करने में, जो उनको मदद करेगा वर्ल्ड को शेप करने में। तो ये कहा उसने। तो पावर को यहाँ पर उसने किस नजरिए से देखा? मोरालिटी के नजरिए से, मोरालिटी के नजरिए से। तो नीश का मानना ये था कि भाई यहाँ पर जब हम बात करते हैं गुड और बैड की, तो ये गुड और बैड के आइडियाज केवल नहीं होते। पावर का मेन मकसद होता है कि क्या आदमी पावर का प्रयोग करके अपने ट्रू पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको याद होगा जब अपन ने हैना अरेंट की बात की थी, तो हैना अरेंट ने अपनी पॉल थॉट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था। आई विल नॉट एलेबोरेट इट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसने कहा था कि पावर इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद वायलेंस। इस रीजन से हैना अरेंट ने क्या बात बोली थी कि पावर का क्या मेन मकसद होता है?
कि भाई ऑल पीपल कम टुगेदर फॉर अ शेयर्ड गोल। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, वी विल नॉट रिपीट इट अगेन। तो उसने कहा था कि पावर और वायलेंस को कंफ्यूज नहीं करने का, क्योंकि उसने एक शेयर्ड पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया था। तो इस नजरिए से हमें देखने की आवश्यकता है कि पावर में एक विल टू पावर भी होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें तो एक चीज और भी क्लियर है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक और थिंकर की जिसका नाम है बचराचंद बराड्स। तो बचराचंद बराड्स क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि पावर जो होती है वो इस तरीके से मॉडर्न टाइम्स में यूज होती है कि वो पॉलिटिकल एजेंडा को कंट्रोल करती है और डिसेंट को सप्रेस करती है। डिसेंट को सप्रेस करती है। तो उसने क्या बोला कि पावर अगर पॉलिटिकल एजेंडा को कंट्रोल कर रही है, मतलब पावर यहाँ पर क्या कर रही है? वो सिर्फ डिसीजंस नहीं ले रही है, वो डिस्कोर्स को भी सेट कर रही है। तो इन्होंने एक नया नजरिया यहाँ पर देने की कोशिश करी कि वो डिस्कोर्स को भी बेसिकली यहाँ पर सेट कर रही है। इस नजरिए से उसने देखने की कोशिश करी। तो एक चीज क्लियर है जो हमने स्टार्टिंग में भी बोली कि मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है पावर, और अलग अलग नजरियों से एक्सपोज होता है, एक्सप्रेस होता है। अब हम आते हैं बेसिस एंड सोर्सेज ऑफ पावर पे। जब हम बात करते हैं बेसिस एंड सोर्सेज ऑफ पावर की, तो पावर जो है वो रैंडमली नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि पावर के कुछ ना कुछ बेसिस होते हैं। बेसिस का मतलब होता है देर आर सर्टन रीजंस बिहाइंड पावर। सर्टन रीजंस का मतलब क्या है? अभी हमने एक चीज बोली कि पावर का मतलब है अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। अगर पावर का मतलब है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा ना। वो जो रीजन है कि किसी के पास एक एबिलिटी है दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की, उसको रीजन को अपन लोग पहली बात तो बेस कहते हैं। तो अगर आज की डेट में मान लो कि एक स्पिरिचुअल गुरु है जो डीप स्पिरिचुअल बातें करता है, जैसे वो धीरेंद्र शास्त्री आपने देखा है, बहुत हाईली एडवांस स्पिरिचुअल गुरु, माइंड ट्रेनिंग वगैरह की बातें करता है वो। तो वो जिस प्रकार से स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल गुरुज जो हैं, जब वो अपने भक्तों में लोगों को सिखाते हैं कि कैसे दूसरे का रिस्पेक्ट करो, तो ये भी एक तरीके की पावर है। ये यहाँ पर कहने की कोशिश हो रही है। सिमिलरली अगर एक पुलिस वाला खड़ा है, वो ठुल्ले ने आपको जो है रेड लाइट पे रोक लिया, अब वो आपको कह रहा है कि भाई तूने रेड लाइट जंप करी है, 100 रुपए का चालान दे या 500 का पत्ता साइड में जेब में डाल। तो ये जो फियर ऑफ पनिशमेंट था, ये पनिशमेंट क्या है? ये भी एक प्रकार की पावर है। तो हर जगह पर अगर आप देखो तो एक रीजन जो होता है जिसके बेसिस पे आप इन्फ्लुएंस दूसरे को कर रहे हो, वो बड़ा अलग होता है। इस रीजन से हम कहते हैं कि जब आप इन बेसिस को समझते हो, तब आप समझ पाते हो कि भाई पावर आफ्टर ऑल फ्लो कैसे कर रही है, फ्लो कैसे कर रही है। तो यहाँ पर हमारा फोकस सारा इस चीज के ऊपर समझने का है। तो एक चीज क्लियर है बॉस, कि जो बेसिस ऑफ पावर है उनको समझना, अंडरस्टैंड करना इसलिए क्रूशल है क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करने से पावर के जो स्ट्रक्चरल और रिलेशनल डायनेमिक्स हैं, खास करके पॉलिटिकल अथॉरिटी के, खास करके सोशल डोमिनेशन के, हम इनको समझ पाते हैं। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर अमिताई एड्जियोनी जो है, उसने एक थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन में उसने बोला कि पावर जो है वो कोअर्सिव होती है, यूटिलिटेरियन होती है, नॉर्मेटिव होती है। तो उसने कहा कि ये जो तीन कोअर्सिव, यूटिलिटेरियन और नॉर्मेटिव है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स के तहत हम जो है कंप्लायंस को इंश्योर कर पाते हैं। देखो, आवाज आ रही होगी आपको, देश कितना रीजनड डिबेट कर रहा है।
कितना एक रीजनड थॉट प्रोसेस लोगों के अंदर उजागर हो रहा है सम्मेलनों के थ्रू। ये हिंदू सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं, इससे पावर आती है हिंदुओं के अंदर ये सब सुनने से कि हम देश के लिए कुछ करेंगे। हालत देखो किस दिशा में बढ़ रहा है देश, क्या हो रहा है यहाँ पर। ये भी एक तरीके की पावर है। इसको कहते हैं न्यूसेंस पावर। कोई स्कॉलर ने नहीं बोला, ये पवनीत सिंह स्कॉलर है, उसने बोला न्यूसेंस पावर। ये ये सब करने से और सुनने से हिंदू जागेगा। सोचो, लानत है इस देश में। फिर से बात करते हैं मिशेल फोकोल्ट की। फोकोल्ट ने क्या बोला? फोकोल्ट ने कहा कि भाई देखो, जो पावर है नॉलेज सिस्टम से फ्लो करती है। और ग्राम्स्की ने बोला आइडियोलॉजिकल कंसेंट से फ्लो करती है। तो फोकोल्ट ने एक जगह जहां पर पावर को नॉलेज सिस्टम के हिसाब से देखने की कोशिश करी, वहीं पर जो है ग्राम्स्की ने पावर को आइडियोलॉजिकल कंसेंट के नजरिए से देखने की कोशिश करी। फ्रेंच एंड रीजन जो थे, उन्होंने बोला कि भाई कोअर्सिव पावर का मतलब क्या होता है? एक अबिलिटी टू पनिश। रिवॉर्ड पावर क्या होती है? जहां पर आप बेसिकली एक अबिलिटी टू गिव बेनिफिट देते। आपको असाइनमेंट दिया टीचर ने, आपने सॉल्व किया, आपको मार्क्स मिले, रिवॉर्ड। लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर वो पावर होती है व्हेन पीपल फॉलो यू फॉर योर ऑफिशियल रोल। आप एक सिविल सर्वेंट की पावर को क्यों मानते हैं? बिकॉज ऑफ लेजिटिमेट पावर, बिकॉज दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वेयर यू कैन फॉलो देम ऑफिशियली, and you follow them for the official role that they basically are entitled to execute. Expert power, where you have knowledge and you share that knowledge to basically mold behavior. एक्सपर्ट पावर का सबसे बड़ा एग्जांपल डॉक्टर। फ्रेंच एंड रेमन वाला ही चल रहा है। रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर मीन्स यू एडमायर समबडी। आप देश के प्रधानमंत्री को इतना एडमायर करते हो, घर में पीछे आप उन्हें तस्वीर भी लगा रखी है उसकी। तो इसको कहते हैं रेफरेंट पावर, कमिंग आउट ऑफ एडमायरेशन, कमिंग आउट ऑफ ट्रस्ट दैट यू हैव। तो यहाँ पर ये जो 5 पार्ट्स ऑफ पावर था, ये किसने दिया? फ्रेंच एंड रेमन ने। तो उन्होंने बोला कि इस नजरिए से पावर को हमें यहाँ पर देखना होगा। तो ये 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन इनके हिसाब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट नजरिया है जिसके थ्रू आप पावर को देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्कॉलर है, पियर बोर्दू। पियर बोर्दू कहता है कि जो पावर है वो हार्मलेस चीजों से भी आती है। हार्मलेस चीजें जैसे कि स्पीच, टेस्ट, मैनर्स। कहाँ पर? फूड एंड क्लोथिंग में। फूड एंड क्लोथिंग। तो ये क्या है? इनको उसने कहा, पियर बोर्दो ने, दे आर कॉल्ड सिंबल्स ऑफ स्टेटस। सिंबल्स ऑफ स्टेटस। तो वो कहता है कि जैसे आज की डेट में आप किसी के मैनर्स को कॉपी करते हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, खास करके बड़े एलीट वर्ग के, वो पता है क्या करते हैं? वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली को ऑब्जर्व करते हैं, उनके कपड़ों को कॉपी करते हैं, उनके
टेस्ट प्रेफरेंसेस को कॉपी करते हैं, वो छुरी कांटा पकड़ के जो है चावल काट के खाने का काम भी कॉपी करते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है एक तरीके का पियर बोर्दू के हिसाब से पावर, हार्मलेस है, पर ये भी आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो है ना, ये हिडन पावर, इसको उसने कहा था सिंबॉलिक पावर। तो ये सिंबॉलिक पावर का आइडिया किसने दिया जी? पियर बोर्दू। तो पियर बोर्दू ने ये कहा कि भाई पावर जो है उसमें सिर्फ इम्पोज करने का काम नहीं होता है। पावर में कहीं ना कहीं आप जो है सोशल हायरार्कीज जो है, जैसे कि किसी की स्पीच से इंस्पायर हो गए। जैसे कई लोग प्रधानमंत्री की स्पीच सुन के आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं कि इतना मधुर बोला, इतना जो है डीप नॉलेज है, पिस्टीम वाली बातें करी। सिमिलरली किसी के टेस्ट प्रेफरेंसेस को देख के आपको प्रभावशाली व्यवहार दिखाने को मिला, किसी के मैनर्स को देख के आपको वो इन्फ्लुएंस हुआ। तो ये जो सिंबल्स हैं जो एवरीडे लाइफ में ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में पियर बोर्दू ने यहाँ पर बात करने की कोशिश करी। और पियर बोर्दू ने कहा कि दीज आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ पावर दैट बेसिकली मैटर हियर। तो आप देखो कि हमने डिफरेंट बेसिस ऑफ पावर की यहाँ पर चर्चा करी, पर यहाँ पर एक चीज जानने की आवश्यकता है कि पावर और अथॉरिटी जो है ये बेसिकली दिखते सेम है, पर ये हैं एक्चुअली में डिफरेंट। देखो, पावर का मतलब होता है कि आपके पास एक एबिलिटी है टू मेक समवन डू समथिंग इवन इफ दे डोंट वांट टू। पहली बात तो यहाँ पर जो है ये इसके बेस को अभी हमने स्टडी किया। तो ये बेस क्या है? स्ट्रेंथ, मनी, फियर या कंट्रोल, ये चीज है। लेकिन अगर हम बात करें अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी का मतलब होता है कि भाई पीपल जनरली अग्री टू फॉलो यू बिकॉज इट इज राइट टू डू। वही एक तरीका है, करेक्ट तरीका। तो अथॉरिटी जो है इट कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस, अथॉरिटी कम्स फ्रॉम ट्रस्ट, अथॉरिटी कम्स फ्रॉम लेजिटिमेसी। ये चीज हमें यहाँ पर समझनी है। अब आप एक चीज को देखो, एक डाकू आया, डाकू आके आपके सामने खड़ा हो गया, आपको कहा कि भाई मोबाइल निकाल। आपने मोबाइल निकाल के दे दिया। इसको कहते हैं पावर। ये होती है पावर। क्योंकि यहाँ पर डाकू क्या कर रहा है, ये फोर्स का प्रयोग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए अब एक टीचर है, टीचर ने कहा कि भाई चलिए बैठिए सब लोग, आज एक एग्जाम होगा, आपको सभी को एक क्वेश्चन दिया गया, आप सभी ने क्वेश्चन का आंसर लिखा, जो हम आंसर राइटिंग की क्लास में करते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप आंसर लिखते हो। तो जब ये होता है तो यहाँ पर आप सभी जब आंसर लिखने की कोशिश करते हो, व्हेन यू ट्राई टू राइट, यू ट्राई टू इम्प्रूव, यू ट्राई टू लर्न कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, ये क्या है? ये अथॉरिटी है। अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पावर है। और ये स्पेशल काइंड ऑफ पावर में क्या हो रहा है कि मैं एज अ टीचर एक अपनी राइटफुल पोजीशन को यूज करके आपको एक आंसर लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप ये करते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोसाइटीज जो हैं वो तब रन करती हैं बेटर जब लीडर्स वहाँ के जो हैं अथॉरिटी क्रिएट करते हैं रादर देन पावर। क्योंकि अथॉरिटी की वजह से जो लेजिटिमेसी आती है ना, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी में क्या हो रहा है बॉस, यू आर अग्रीइंग टू फॉलो समवन और समवन्स ऑर्डर जस्ट बिकॉज यू बिलीव दैट इट इज राइट टू डू इट। तो यहाँ पर इस लेजिटिमेसी से क्या होगा कि कोऑपरेशन बेटर होगी, कोऑपरेशन बेटर होगी। तो ये कहने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर एक पावर यहाँ पर कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की या एक इंस्टीट्यूशन की
टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। तो हम यहाँ पर अथॉरिटी को देखते हैं एक नॉर्मेटिव डायमेंशन के नजरिए से। और एक नॉर्मेटिव डायमेंशन के नजरिए से हम अथॉरिटी को देखकर क्या कहते हैं कि इट इज बेसिकली द राइट टू एक्सरसाइज पावर। राइट टू एक्सरसाइज पावर। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है अथॉरिटी में कि आप बेसिकली एक्सेप्ट कर रहे हो अथॉरिटी को सुनने को, क्योंकि आपको लगता है कि ये राइट थिंग है करने की। तो अथॉरिटी से क्या हो रहा है, लेजिटिमेसी भी आ रही है, कंसेंट भी आ रहा है, और क्योंकि लोग अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो ये कोऑपरेटिव भी है। तो अथॉरिटी जो है बस यहाँ पर ये याद रखना है कि वो कैपेसिटी से नहीं आती है कि भाई मैं एक टीचर की कैपेसिटी में बैठ के आपके ऊपर अथॉरिटी जता रहा हूँ। अथॉरिटी आती है एक मॉरल राइटफुलनेस से, एक मॉरल राइटफुलनेस से। तो अथॉरिटी यहाँ पर इस पर्पज और इस तरीके से पहली बात तो आती है। अब दूसरी बात, वेबर जो है उसने कहा कि अथॉरिटी थ्री टाइप्स की होती है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जो किंग की अथॉरिटी होती थी, जो रूल करते थे, लोग फॉलो करते थे बिना सोचे समझे, राजा है हमें फॉलो करना ही होगा। दूसरा था करिस्मेटिक अथॉरिटी, लोगों के चार्म की वजह से आपने उनको फॉलो करा, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, आज हम उनके चार्म की वजह से उनको मानते हैं। हमारे लोकप्रिय वीर सावरकर इतने वीर थे कि ऐसे म्यूजिक लगा के लोगों को वीरता आ जाती है सावरकर का नाम सुन के। फिर एक होती है लीगल रैशनल, वो होती है कि वो अथॉरिटी जो आप फॉलो करते हो बिकॉज वहां पर रूल्स हैं, वहां पर लॉज इन्वॉल्व है। पॉलिटिशियंस की पावर, ब्यूरोक्रेट्स की पावर, पुलिस की पावर, लीगल रैशनल अथॉरिटी। सिमिलरली हैना अरेंट ने क्या बोला था, हैना अरेंट ने बोला कि भाई पावर इज व्हेन पीपल एक्ट टुगेदर। तो उसके मुताबिक क्या है कि अथॉरिटी इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी स्पेशल चीज है। वो स्पेशल इसलिए है कि क्योंकि इसके लिए आपको कोई शाउटिंग नहीं करनी, अथॉरिटी के लिए आपको कोई बल का प्रयोग नहीं करना, बल्कि अथॉरिटी यहाँ पर क्या है, वो रिस्पेक्ट और एक शेयर्ड गोल से आती है। अच्छा, यहाँ पर अब एक और स्कॉलर है बर्टन रसल। तो बर्टन रसल ने क्या बोला, रसल ने बोला कि भाई पावर का मतलब है अबिलिटी टू प्रोड्यूस इंटेंडेड रिजल्ट। और अगर उसका मतलब है अबिलिटी टू प्रोड्यूस इंटेंडेड रिजल्ट, तो उसने कहा कि अथॉरिटी एक हायर फॉर्म है, क्योंकि ये एक्सेप्टेड होती है और यहाँ पर बेसिकली कोई इन्फोर्समेंट नहीं होता। और ये पॉइंट बर्टन रसल का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट को अगर हम जॉन लॉक के नजरिए से देखें तो आप बेटर समझोगे, क्योंकि जॉन लॉक ने क्या कहा था, अथॉरिटी ऑलवेज कम्स फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। तो आपको एक फाइन चीज यहाँ पर क्लियर हो रही होगी एक सिंपल लैंग्वेज में। पावर का मतलब है एक एबिलिटी दूसरे से काम करवाने का, दूसरा अगर नहीं भी करना चाहता है तो। अथॉरिटी का मतलब है कि आपने उसको बोला काम करने को, अगला बिना किसी फोर्स के, बिना किसी प्रयोग ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेंस के, फियर के, अगला आपका काम कर रहा है प्योरली बिकॉज अगले को लगता है कि जो आप बोल रहे हो वो सही है, हमें वो करने की आवश्यकता है। तो एक ट्रस्ट है, एक फेथ है, एक कंसेंट है कि आप मेरे हित की ही बात करोगे। आप समझ रहे हो? तो एक बड़ा फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है जो आई बिलीव आपको यहाँ पर अब पावर और अथॉरिटी के बीच में पहली बात तो क्लियर हो जाना चाहिए, वरना आप इस चीज में थोड़ा सा आगे जाकर परेशानी होते रहोगे।
तो ये नजरिए से पहली बात तो देखा, अगर हम बोलें तो पावर और अथॉरिटी के रिलेशनशिप। लेकिन अगर हम बात करते हैं पावर और एक इंस्टीट्यूशन की, यानी कि अगर पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए और वो की जाती है लेट से कॉन्स्टिट्यूशन से, तो क्या यहाँ पर रिलेशनशिप बनता है फिर? तो देखो, हर सोसाइटी के अंदर हमें चाहिए रूल्स, हमें चाहिए सिस्टम्स। इन रूल और सिस्टम से क्या होता है? पावर मैनेज होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? एक रूल बुक है। वो क्या बोलती है कि एक कंट्री को कैसे लॉज बनाने, कैसे इन्फोर्स करने, कैसे जज करना है कि भाई जो लॉज बने हैं वो फेयर है या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर एक रूल बुक सिर्फ पावर ग्रांट नहीं करती है। एज अ रूल बुक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? पावर के ऊपर लिमिट्स भी इम्पोज करती है, पावर को चेक भी करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है? वो ये बताती है एक डॉक्यूमेंट के तहत कि पावर कैसे शेयर होगी, पावर कैसे यूज होगी, पावर कैसे कंट्रोल होगी। तीन चीजों के ऊपर चर्चा करती है कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर। तो इस रीजन से हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक पावर मैप के नजरिए से देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक पावर मैप के नजरिए से देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या है? हमारे लिए एक फाउंडेशनल लीगल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है जो पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और एक पॉलिटिकल सिस्टम में रेगुलेट करता है। एक पॉलिटिकल सिस्टम में रेगुलेट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो जो अपनी रॉ पॉलिटिकल पावर होती है उसको एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। इस रीजन से हमने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर मैप है, मतलब एक स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट है। स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट है, पावर मैप है, जो क्या कर रहा है? डिसीजन मेकिंग को और उसके रोल्स को एलोकेट कर रहा है, लिमिट्स को सेट कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस नजरिए से कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है पावर को इस नजरिए से, ताकि आर्बिट्रेरीनेस जो है वो इफेक्टिवली रूल बेस्ड गवर्नेंस में बदले। ये चीज तो आपको समझ आ ही रही है, रूल बेस्ड गवर्नेंस में बदले। इस रीजन से वो कहते हैं हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो रूल ऑफ लॉ को चलाने के लिए पाथ बताता है। और आपको याद होगा कि जब हमने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आईजीपी पढ़ा था, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बात बोली थी? ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सीमलेस वेब है, थ्री स्ट्रैंड्स का। मैंने आपको बताई थी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले डिबेट में, अगर आपको याद होगा। डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस। हमने सोशल डेमोक्रेसी से सोशल जस्टिस का पूरा आर्क एनालाइज किया था ग्रेनवेल ऑस्टिन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ग्रेनवेल ऑस्टिन के मुताबिक एक चीज तो क्लियर है कि बस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केवल एक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का डॉक्यूमेंट नहीं है। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ वो नॉर्मेटिव गोल्स को भी बताता है। ये चीज की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। देखो बस, आपको एग्जाम में ये चीजों को फ्यूज करके लिखना है। और अगर ये एबिलिटी आप नहीं ला पाओगे कि पावर के कॉन्सेप्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाना,
पार्ट ए पॉलिटिकल थ्योरी को पार्ट बी आईजीपी के साथ ब्लेंड करना, तो आप आंसर लिख नहीं पाओगे अगर आप आइसोलेटेड तरीके से लिखते हो तो। सिमिलरली आप देखो कि कार्ल फ्रेडरिक है, उसने क्या बोला? उसने कहा कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज बेसिकली अ वे अ कम्युनिटी डिसाइड्स हाउ पावर शुड बी यूज्ड। कम्युनिटी डिसाइड्स हाउ पावर शुड बी यूज्ड, क्योंकि वो हमें ये बताता है कि भाई कौन रूल करेगा, कैसे करेगा, उनको रिस्पॉन्सिबल हमें कैसे पकड़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या कर रहा है? वो सिर्फ एक पावर डॉक्यूमेंट या पावर मैप नहीं है जो अभी हम देख रहे थे, बल्कि वो हाउ टू यूज पावर का भी डॉक्यूमेंट है। तो कार्ल फ्रेडरिश ने एक नया थॉट प्रोसेस दिया बस यहाँ पर, इस नजरिए से। दूसरी बात अगर आप देखो, एवी डाइसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जिसको पॉलिटी में पढ़ते हैं, उसने आइडिया इंट्रोड्यूस किया था रूल ऑफ लॉ का। उसने कहा कि भाई पावर मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सनल विशेस। तो उसने कहा कि इस कॉन्टेक्स्ट में डाइसी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे देखेगा? एक सेफ्टी नेट, जो बेसिकली पर्सनल विशेस के विपरीत जाकर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर कर रही है। सिमिलरली अगर हम फिर से फोकल्ट की बात करें, तो फोकल्ट ने क्या बोला? उसने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को मैं केवल एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं देखता, मैं देखता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को इस नजरिए से कि वो एक इनेबलर भी है और पावर की एक रैशनैलिटी का आउटकम भी है। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर कैसे एग्जीक्यूट होगी वो भी बताएगा, और क्योंकि वो एक मैनमेड डॉक्यूमेंट डिजाइंड है, तो वो एक ट्रुथ को अपहोल्ड करता है, और वो ट्रुथ आता है रैशनल थिंकिंग से। तो फोकल्ट का ये रैशनल थिंकिंग का आइडिया बहुत सिमिलर था किसके, अगर हम बात करें तो अपन के रॉय साहब के, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमने देखा। तो नाउ ट्राई टू डेवलप द रिलेशन बिटवीन द। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पार्था चैटर्जी की, तो पार्था चैटर्जी ने क्या बात बोली? पार्था चैटर्जी ने कहा कि बस मेरे मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ एक छोटे वर्ग के लोगों के लिए बात करती है, और वो वर्ग है बेसिकली एजुकेटेड अर्बन एलिट। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से एक ग्रामीण लेवल पर एक गांव वाले का क्या लेना देना? गांव वाले का तो कोई लेना देना नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि वहां पर तो जो पावर होती है वो होती है बेसिकली एक अलग तरीके की पावर। उस पावर को वो कहते हैं बेसिकली एक पॉलिटिकल सोसाइटी। ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कई बार, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल सोसाइटी में बार्गेनिंग होती है। तो वो कहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक सोल गिवर ऑफ पावर नहीं मानता। कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रही है विच इज ट्रू, कॉन्स्टिट्यूशन पावर प्रदान कर रही है विच इज ऑल्सो ट्रू, बट आई डोंट फाइंड कॉन्स्टिट्यूशन एज द सोल गिवर ऑफ पावर। इस नजरिए से उन्होंने देखने की कोशिश करी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फोकल्ट है उसको समझना जरूरी है। फोकल्ट ने कहा जैसे कि भैया अगर हम बात करें पावर की, तो वो कहता है कि अभी तक का नोशन ये है कि पावर इज ऑलवेज हेल्ड बाय पीपल, किसी ना किसी ने होल्ड करके रखी है, हेल्ड बाय समवन। बट वो कहता है कि मेरा मानना ये है कि पावर बेसिकली फ्लोज एवरीवेयर। वो कहता है पावर आपको स्कूल में भी मिलेगी, पावर आपको अस्पताल में भी मिलेगी, पावर आपको फैमिली में भी मिलेगी, पावर आपको हाउ वी स्पीक वहां पर भी मिलेगी, पावर आपको हाउ वी थिंक वहां पर भी मिलेगी।
तो वो कहता है कि भाई मेरे मुताबिक पहली बात तो पावर इज नॉट अबाउट होल्डिंग एनी प्रिविलेज, इट इज नॉट अबाउट यूजिंग फोर्स, इट इज नॉट अबाउट यूजिंग एनी वायलेंस, बल्कि उसने कहा कि पावर इज बेसिकली अबाउट रूल्स, हैबिट्स एंड एवरीथिंग दैट वी फाइंड नॉर्मल इन आवर लाइफ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पावर को उसने बहुत क्लोजली नॉलेज के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करी। उसने कहा कि भाई आप सिंपल सी चीज देखो ना बॉस, अगर आज की डेट में एक स्कूल है, अगर वो स्कूल किसी बच्चे को कुछ सिखा रहा है और वो सिखाने से बेसिकली बच्चे का माइंड शेप हो रहा है, तो वो माइंड शेप होना क्या है, वो भी एक फॉर्म ऑफ पावर है। तो फोकल्ट ने क्या बोला, ये भी एक फॉर्म ऑफ पावर है। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो पावर उसने कहा कि बॉस एक डे टू डे लाइफ का फिनोमिना है। पावर यहाँ पर कोई इस प्रकार से नहीं देखने की आवश्यकता है कि नहीं सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के हाथ में ही होगी। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि फोकल्ट ने सबसे पहले क्या किया कि एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक ऑफर किया। वाई डू वी से दिस? क्योंकि अभी तक जो पावर का कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया कि somebody इज होल्डिंग इट, मीन्स देर इज अ स्ट्रक्चर। वेबर के हिसाब से भी वो एक स्ट्रक्चर था, चाहे वो लीगल रैशनल अथॉरिटी हो। तो somebody इज होल्डिंग पावर, देर इज अ स्ट्रक्चर इन विच अ पर्सन इज प्रिविलेज्ड टू होल्ड इट। आप समझ रहे हो? वो जब कहता है लीगल रैशनल तो एक प्रिविलेज्ड है, करिश्मा है तो कोई एक आदमी है जो आपसे ऊपर है हायरार्की में। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल में एक राजा है जो प्रजा से अलग है। तो यहां पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि बस कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ पावर से हटकर देखना है। फोकल्ट ने ये कहा। तो वो कहता है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लेवल पर पावर को अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमें पावर को इस तरीके से देखना है कि वो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल में नहीं होती है। पावर रादर वो कहता है कि डिस्पर्स्ड है, रिलेशनल है, प्रोडक्टिव है। वो ऑपरेट करती है नेटवर्क्स के थ्रू, वो ऑपरेट करती है डिस्कोर्सेज के थ्रू, वो ऑपरेट करती है नॉर्म्स के थ्रू, वो ऑपरेट करती है हाउ पीपल थिंक टॉक एटसेट्रा, इन सब के थ्रू। तो यहां पर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक में फोकल्ट क्या कर रहा है, वो कह रहा है आई एम नॉट कंसर्न्ड विद हु wields पावर, किसके पास स्ट्रक्चर है पावर का, बट आई एम कंसर्न्ड विद हाउ पावर इज ऑपरेटेड, हाउ पावर ऑपरेट्स। वो इस चीज के बारे में फोकस करता है। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो यहां पर उसका नजरिया बिल्कुल अलग है, वो पावर नॉलेज नेक्सस की बात कर रहा है। यानी कि हर एक नॉलेज सिचुएशन में एक पावर है, क्योंकि हर एक नॉलेज जो है वो ट्रुथ के ऊपर सरवाइव करती है, ट्रुथ के ऊपर सरवाइव करती है। इस रीजन से उसने इवेंचुअली आगे जाकर एक कॉन्सेप्ट भी दिया बायो पावर का। बायो पावर में वो कहता है कि स्टेट्स आज की डेट में गवर्न करते हैं सिर्फ टेरिटरी को नहीं, बल्कि हर एक टेरिटरी के अंदर रहने वाले हर एक इंडिविजुअल की बॉडी को, पूरी पॉपुलेशन को, लोगों के लाइफ को। इसको उसने कहा बायो पावर। जाहिर सी बात है ना, देखो आपके सामने की चीज है ये तो आज की डेट में। कैसे आपके सामने की चीज है? आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में रहने से स्टेट जो है वो सिर्फ आपको टेरिटरी के अंदर गवर्न थोड़ी कर रहा है। वो तो आज की डेट में क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को भी गवर्न कर रहा है। बॉडी को गवर्न कैसे कर रहा है आज की डेट में आपका स्टेट? कि भाई आपके लिए उसने जॉगिंग ट्रैक्स बनाए हैं, साइकिलिंग पाथ बनाए हैं, कि आप जाकर यहाँ पर अपनी बॉडी को लेकर फिटनेस करो। लाइफ को आपके कर रहा है, माइंड को आपके कर रहा है। किस प्रकार की आप जो है नोएडा के लश्कर ए नोएडा वाले न्यूज़ चैनल्स की न्यूज़ सुनोगे, अपने आप को अवेयर बनाओगे, नॉलेज प्राप्त करोगे अंजना और मोदी जैसे लोगों को सुन के। तो उससे क्या होगा कि जब आप इस प्रकार की नॉलेज लोगे,
स्टेट क्या कर रहा है, आपकी लाइफ को भी कंट्रोल कर रहा है। उस लाइफ से आपके बॉडी में किस प्रकार के बॉडीली रिएक्शन होंगे वो भी चीज को कंट्रोल कर रहा है। तो फोकल्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बस बायो पावर है, सिर्फ हम टेरिटरी की बात नहीं करते हैं। स्टेट यहाँ पर आपके हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट ऑफ लिविंग को कंट्रोल कर रहा है। फोकल्ट यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो उसने ये जो बायो पावर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ना बॉस, ये उसने इंट्रोड्यूस किया था अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में। इस हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी की किताब में उसने ये बात बोली थी कि बायो पावर एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है जो इंडिविजुअल को सिर्फ पनिश नहीं करता है, जो पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है, उनकी नॉलेज को, उनके मेडिकल डिजीजेस को। कोरोना काल में टीका लग गया तो भाई एक ऐप के थ्रू आपकी पूरी जो टीकाकरण की डोसेज है वो अपडेट हो गई, सरकार को पहुंच गई। मेडिकल डिसीज बायो पावर। सिमिलरली वो आपकी यहाँ पर इस केस में पॉलिसी को, आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को, सबको रेगुलेट करता है। क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कहता है कि भाई ये करने से आपकी लाइफ की लॉन्जिविटी को स्टेट इनहेंस कर रहा है, लॉन्जिविटी को स्टेट इनहेंस कर रहा है। तो फोकल्ट के इस थ्योरी ऑफ पावर को ना निकोलस रोज नाम के एक स्कॉलर ने और इलेबोरेट किया था। निकोलस रोज ने एक कॉन्सेप्ट दिया था गवर्नमेंटालिटी का। सो गवर्नमेंटालिटी का मतलब होता है कि एक आर्ट ऑफ गवर्निंग बियॉन्ड स्टेट। यहां पर उसने ये बात बोलने की कोशिश करी कि कैसे जो है एनजीओज के थ्रू, मार्केट्स के थ्रू, एक्सपर्ट नॉलेज के थ्रू स्टेट आपको गवर्न करता है। तो पावर इज नॉट ओनली एक्सरसाइज्ड बिटवीन यू एज एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इवन थ्रू एनजीओज, मार्केट्स एंड एक्सपर्ट्स। जूडिथ बटलर जो है वो बहुत इंस्पायर्ड था फोकल्ट से। उसने ये बात बोली कि पावर जो है वर्क्स थ्रू लैंग्वेज एंड जेंडर ऑल्सो। तो लैंग्वेज और जेंडर का भी प्रयोग होता है जिसके थ्रू जो है पावर आगे जाकर एक्सरसाइज होती है। तो एक चीज तो देखो यहाँ पर क्लियर होती जा रही होगी आपको कि जितनी भी अपन लोगों ने यहाँ पर चर्चा करी फोकल्ट को लेकर, फोकल्ट का आइडिया सिर्फ सिंपल था कि बॉस आई विल नॉट स्ट्रक्चरली लुक एट पावर, आई विल गो बियॉन्ड दैट। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर फिर पावर और आइडियोलॉजी और हेजेमनी को अपन कैसे देखेंगे अब। तो आइडियोलॉजी यहाँ पर क्या होती है, एक सेट ऑफ आइडियाज, एक सेट ऑफ बिलीव्स जो लोगों को मजबूर करते हैं सोचने के लिए, और फिर सोचने के बाद लोग उन आइडियाज और बिलीव्स को फॉलो कर लेते हैं। और फॉलो करने के बाद उनको लगता है कि ये नॉर्मल है, नेचुरल है। और जब ये लगता है कि ये नॉर्मल है और नेचुरल है, यहाँ पर आती है हेजिमनी। ग्रैम्स्की के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं तो आई विल नॉट रिपीट ऑल दैट इन डिटेल अगेन। तो हेजिमनी का मतलब होता है व्हेन एवरीवन स्टार्ट्स बिलीविंग दैट इट इज इन देयर इंटरेस्ट टू फॉलो दिस एंड दे डोंट नीड टू बी फोर्स्ड टू फॉलो इट। तो जैसे पावर और अथॉरिटी के बीच में एक बड़ी हिडन और छोटी सी लाइन है डिवाइडिंग की ना, उसी तरीके से पावर, आइडियोलॉजी, हेजेमनी के बीच में भी एक बड़ी थिन डिवाइडिंग लाइन है। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी भी एक तरीके से वही काम कर रही है जो पावर करती है। कि पावर में हम ये कह रहे हैं कि भाई आप कुछ ना कुछ फॉलो करोगे मेरी अथॉरिटी की वजह से, जो अदरवाइज आप नहीं करना चाहते थे। तो मैं आपके ऊपर, आपकी विल के ऊपर कुछ कंट्रोल ला रहा हूँ। लेकिन ये कंट्रोल लाने के लिए एक आइडियोलॉजी भी टूल है कि जरूरी नहीं है कि मुझे एज एन इंडिविजुअल या एज एन इंस्टीट्यूशन ये करना है। मैं कुछ आइडियाज आपके सामने रख सकता हूँ, वो आइडियाज को आप फॉलो करना शुरू कर दो। तो आप आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो गए। और जैसे ही आप आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुए और अगर आपको लगा कि अब जो ये मैं कर रहा हूँ यही एक सही तरीका है,
क्योंकि यही एक नॉर्मल है और नेचुरल है, उसको हम हेजेमनी कहते हैं। तो मूविंग फ्रॉम आइडियोलॉजी टू हेजेमनी मीन्स कि भाई आप आइडियोलॉजी एक विचारधारा में मानना शुरू करें, और फिर वो विचारधारा आपकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गया, तो वो हेजेमनी हो गई। तो इस नजरिए से इन तीनों के बीच में पहली बात तो एक रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो आइडियोलॉजी और हेजेमनी जो है, ये एक बहुत सटल, इंसिडियस और डीपली इंटरनलाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर है। क्योंकि आइडियोलॉजिकल पावर जो होती है वो ऑपरेट कैसे करती है? बाय शेपिंग फ्रेमवर्क्स विद इन विच पीपल परसीव देयर वर्ल्ड, आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट्स, मेक पॉलिटिकल चॉइसेस। और जब लोगों का एक वर्ल्ड व्यू होता है, जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाए कि भाई ये कॉमन सेंस है, तो फिर आपको यहाँ पर हम उस चीज को हेजेमनी के नजरिए से देखते हैं। तो आइडियोलॉजी यहाँ पर किसी प्रकार का बहुत सिर्फ प्रोपोगंडा नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है जिसकी वजह से लाइफ इंटरप्रेट हो पा रही है। आपके एस्पिरेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं सस्टेन हो पा रहे हैं, इस्टेब्लिश हो पा रहे हैं। चीज को समझ रहे हो आप? ग्राम्स्की जो था वो था सबसे पहला स्कॉलर जिसने इस चीज के बारे में चर्चा करी थी। उसने कहा था कि भाई जो सोसाइटी में रिच और पावरफुल होते हैं वो सिर्फ मटेरियल एसेट्स या बैंक्स या आर्मीज के थ्रू कंट्रोल नहीं करते, वो कंट्रोल करते हैं थ्रू आइडियाज। और इन आइडियाज को फिर वो बनाते हैं एक ओनली नॉर्मल वे टू लिव। आपने अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के रूल को अगर समझना है ना बॉस, तो द थिंकर दैट आई थिंक दैट बीजेपी लव्स द मोस्ट इज बेसिकली ग्राम्स्की। उन्होंने पूरे ग्राम्स्की को इंडिया में अपना दिया है। तो आप उस नजरिए से सोच के देखना। और यहां से फिर वो जब ओनली नॉर्मल वे बन जाता है, तो वो आइडिया से आती है फिर अपनी हेजेमनी। ये चीज आपको यहाँ पर इसने बोली फिर, लेकिन यही आपको याद होगा, हम कई बार एक थिंकर की बात करते हैं, लुई एल्थूसर। एल्थूसर ने हमेशा ये बात बोली कि बॉस, सोसाइटी में क्या है कि सिर्फ स्कूल्स नॉल और फैमिलीज और रिलीजन जो है, ये सिर्फ नॉलेज नहीं शेयर करता, ये लोगों को शेयर करता है ऑल्सो हाउ टू थिंक। और इसको उसने कहा था आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus। तो ये आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus क्या है? ये आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus बेसिकली वो है जो बेसिकली लोगों को सिर्फ सरवाइव करने की ट्रेनिंग नहीं देता, बल्कि उनकी ट्रेन करता है माइंड को भी लेके, ट्रेन करता है उनकी बॉडी को भी लेके। तो दिस आइडिया बेसिकली ऑफ लुई अल्थूसर कम्स वेरी क्लोज टू द आइडिया ऑफ फोकोल्ट बायो पावर, फोकोल्ट्स बायो पावर। तो इस नजरिए से हमें देखने की आवश्यकता है यहाँ पर। चीज को समझ रहे हो आप, जब हम बात करते हैं आइडियोलॉजी की केस में। सिमिलरली यहाँ पर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्कॉलर है नोम चोम्स्की। ये वही है नोम चोम्स्की, अपने एप्स्टीन फाइल्स वाले। तो नोम चोम्स्की कहता है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। वो कहता है कि भाई देखो, मीडिया हमें दिखती फ्री है, फ्री मीडिया है। जैसे हमारी लश्कर ए नोएडा है, वो कहती है हम फ्री मीडिया है। वो आज की डेट में पॉडकास्ट कर करके भी जस्टिफाई करते हैं कि हम तो देखो फ्री मीडिया है। मतलब आप सोचो कि इंसान के अंदर कितनी इनसिक्योरिटी होगी कि उसको आके ये बात मीडिया के सामने और दूसरों के सामने पॉडकास्ट में जतानी पड़ रही है कि भैया हम निष्पक्ष पत्रकार हैं, क्योंकि आपकी पत्रकारिता से प्रूव नहीं हो पा रहा, आपके कर्मा से। भगवत गीता कहती है ना कि भाई कर्मा से ही हर चीज प्रूव होनी चाहिए। इनके कर्मा से क्योंकि प्रूव नहीं हो पा रही, तो आपको आके यहाँ पर जतानी पड़ रही है लोगों के सामने
कि हम निष्पक्ष हैं, देखो हमारी बात को निष्पक्ष नजरिए से सुनो, हमें कुछ टैग मत दो। तो यही चीज के बारे में चोम्स्की ने बोला। वो कहता है कि हमें दिखता है कि मीडिया फ्री है, बट रियलिटी में क्या होता है कि वो बिग कॉरपोरेशंस जो हैं, जो पावरफुल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, वो बेसिकली पहली बात तो इनको कंट्रोल करते हैं। तो वो कहता है कि भाई आज की डेट में अगर हम बात करें कंसेंट की, तो कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्योंकि मीडिया क्या करती है कि ये पावरफुल लॉबीज का जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को लाकर वो बेसिकली लोगों के सामने इस नज़रिए से पेश करती है कि लोगों को लगता है कि यही इंटरेस्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट है, यही इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट है। यहाँ पर फिर एक बात आती है एक बंदे की, स्टुअर्ट हॉल। स्टुअर्ट हॉल कहता है कि भाई मीडिया आज की डेट में सिर्फ मैसेजेस नहीं देती है, वो शेप भी करती है इस चीज को लेकर कि मैसेजेस रिसीव कैसे हो रहे हैं, रिसीव कैसे हो रहे हैं। तो ये चीज को समझने की आप कोशिश करिए कि नोम चोम्स्की ने इस नजरिए की यहाँ पर बात करने की कोशिश करी। समझ में आया जी आपको? अब आते हैं लेजिटिमेसी को लेके। लेजिटिमेसी का मतलब ये होता है कि भाई लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट है, लॉ है, लीडर्स है, इनके पास एक राइट टू रूल है। तो लेजिटिमेसी कहती है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग पावर, इट इज अबाउट बीइंग एक्सेप्टेड ऑल्सो। इट इज अबाउट बीइंग एक्सेप्टेड ऑल्सो। अगर कोई टीचर है, अगर टीचर ने एक बच्चे को डांटा और बच्चे ने उस डांट को चुपचाप सुन लिया, तो सिर्फ यहां पर अगर हम देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो रही है कि यहां पर एक लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी क्यों है? बिकॉज उनको ये पता है कि टीचर हमारे हित के लिए और हमारे फेवर के लिए बात कर रही है। लेकिन मान लो कि कई बार होता है कि स्कूलों में, आपने देखा होगा, आपके भी स्कूल में ये चीज हुई होगी कि कई टीचरें ऐसी होती हैं, वो बोलती रहती हैं, डांटती रहती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, स्टूडेंट्स उसको भाव नहीं देते। इस केस में क्या है, टीचर के पास पावर है पर लेजिटिमेसी नहीं है। तो लेजिटिमेसी क्या हो रही है यहाँ पर? लेजिटिमेसी ये हो रही है कि आप चीज को सुन रहे हो क्योंकि आपको पता है कि वो आपके इंटरेस्ट के लिए है। आप अपोज नहीं कर रहे, रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो लेजिटिमेसी क्या करती है पॉलिटिकल थ्योरी में? गवर्नमेंट को स्मूथली वर्क करने की मदद करती है। लोग आज की डेट में लीडर्स को और लॉज को इसलिए ओबे करते हैं, नॉट बिकॉज कि उनसे वो डरते हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि इट इज द राइट थिंग टू डू। और जब ये ट्रस्ट होता है जिन लोगों के अंदर कि भाई हम इनको फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे हित की बात कर रहे हैं, जब ये ट्रस्ट टूट जाए तो होता है क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। इट इज कॉल्ड क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। ये चीज आपको समझ आई? तो ये चीज जाननी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी में क्या हो जाता है कि फिर पॉलिटिक्स में आप देखते हो कि लो वोटर टर्नआउट होगा, एंगर होगा। लेकिन लो वोटर टर्नआउट और एंगर डजंट मीन बीजेपी विल नॉट विन। बट यहां पर यह है कि क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी आप देखने को देखते ही हो। सिमिलरली लीडर्स और गवर्नमेंट जो हैं वो लेजिटिमेसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। कैसे? फेयर इलेक्शंस के थ्रू। जैसे इंडिया में सारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं, हाई क्लास गुड गवर्नेंस के थ्रू। हर स्टेट हमारे यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो इंडिया का एक ग्लोबल लेवल पर बेंचमार्क है, वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम। हमारी जुडिशरी प्रिस्टीन, अनटच्ड, सीक्रेट।
तो इन सब चीजों से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि भाई वी आर रिस्पेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड। तो ये चीज जानने की आवश्यकता है लेजिटिमेसी को लेकर। तो लेजिटिमेसी इस केस में क्या है? एक नॉर्मेटिव जस्टिफिकेशन है। किस चीज का? पॉलिटिकल अथॉरिटी का। एक बिलीफ है कि दोज हु आर इन पावर विल राइटली गवर्न अस, देयर डिसीजंस हैव टू बी ओबेड। तो बॉस, यहाँ पर लेजिटिमेसी में सिर्फ कोई लीगल वैलिडिटी की बात नहीं हो रही है कि जो एक अथॉरिटी के पोजीशन में बैठा है उसके पास लीगल अथॉरिटी है। लेजिटिमेसी इज मोर टू डू विद परसेप्शन, इट इज मोर टू डू विद एथिकल रेजोनेंस, इट एथिकली रेजोनेट्स विद यू, इट इज ऑल अबाउट सोशियो पॉलिटिकल कंसेंट। इस रीजन से हम कहते हैं कि लेजिटिमेसी जो है वो कंप्लायंस इंश्योर करती है थ्रू ट्रस्ट, थ्रू रिकग्निशन ऑफ इट्स सिटीजन्स। समझ रहे हो आप इस चीज को? थ्रू रिकग्निशन ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड ट्रस्ट। यहां पर फिर हम बात करते हैं डेविड बीथम की। वो कहता है कि लेजिटिमेसी के लिए तीन चीजें की आवश्यकता है। कि लॉ मस्ट बी फॉलोड, दूसरा है कि भाई पीपल मस्ट बिलीव कि रूल्स आर फेयर, और तीसरा है यहां पर कि भाई सिस्टम मस्ट रिफ्लेक्ट शेयर्ड वैल्यूज। तो यहां पर मियरली सिर्फ रूल का एग्जिस्ट होना सफिशिएंट नहीं है बॉस। बिलीफ होना कि वो शेयर्ड वैल्यूज और हमारे लिए बने हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेविड बीथम ने तो ये बात बोली बोली, लेकिन यहां पर हैबरमास ने एक ट्विस्ट दे दिया। हैबरमास ने कहा कि लेजिटिमेसी इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो है वो कम्स फ्रॉम ओपन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक डिबेट, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी। कि भाई हमें, वी मस्ट बी हर्ड, वी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दिस इज व्हाट बिल्ड्स ट्रस्ट। तो हैबरमास ने इस चीज को लेकर बात करी। तो एक चीज तो क्लियर है बॉस कि इन एनी सिनेरियो एट द एंड ऑफ द डे वन थिंग इज वेरी क्लियर, कि अगर रेजीम में ट्रस्ट नहीं होगा तो वो ट्रस्ट ना होने से क्या होगा, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी होगी। ये चीज के बारे में उसने चर्चा करी। ठीक है जी। तो ये है बॉस डिबेट पूरा पावर का। आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा विद सम लाइव इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूसेंस पावर ऑल्सो टुडे।